हेलो, गुड मॉर्निंग और नमस्ते सभी को। आज की जो क्लास मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, पहले मैं आपको इसका कंटेक्स्ट बता देता हूँ। देखिए, आज की क्लास में सबसे पहले मैं चर्चा करूँगा कल जो मैंने आपको आंसर की प्रोवाइड करी, उसमें कुछ क्वेश्चंस मेरे द्वारा जो है गलत रहे, वो भी मैं आपको यहाँ बताऊँगा। टेस्ट सीरीज़ में से कैसे क्वेश्चंस आपको देखने को मिले हैं वो भी मैं आपसे चर्चा करूँगा। डैट मीन्स रेशनल वे क्या होता है किसी भी बात को बोलने का, वो मैं यहाँ पे जस्टिफाई करने की कोशिश करूँगा। बाकी देखिए, इच्छा है आपकी समझ की। और इसके बाद मैं चर्चा करूँगा जो LT ग्रेड वाले बच्चे हैं, केमिस्ट्री से तैयारी करना चाहते हैं, वो काफ़ी बच्चों के मैसेज आ रहे हैं, तो उसके रिगार्डिंग भी मैं क्लास लेके आया हूँ। ठीक है, तो शुरू करता हूँ। पहले एक बार जो LT ग्रेड वाले हैं बच्चे हैं, थोड़ा सा इसको देख लीजिएगा, स्किप मत कीजिएगा। आपको शायद कुछ बातें रेशनल तरीके से समझ में भी आएंगी जो मैं कहना चाह रहा हूँ। ठीक है ना, तो प्लीज़ इसको पूरा ही देखिएगा। बाकी जो LT ग्रेड को नहीं देख रहे हैं वो अपने आंसर्स जो हैं करेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, वो भी थोड़ा सा बस सब्र करके, और चाहे तो वो LT ग्रेड की तैयारी नहीं कर रहे हैं तो उसको स्किप कर सकते हैं। ठीक है, बट शुरू वाला पोर्शन सभी देखिएगा, सबके लिए कॉमन है। मैंने सोचा दो अलग अलग क्लास ना बनाकर एक ही क्लास में आपको जो है अपनी बात पहुँचा दूँ। देखिए, सबसे पहले ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो कल लैब असिस्टेंट हायर एजुकेशन एग्ज़ाम में आए थे। प्रभु की कृपा रही कि भाई टेस्ट सीरीज़ में से ही लगभग आप मान के चलिए 140 क्वेश्चंस नेट देखने को मिले हैं। उनमें से मैं कुछ क्वेश्चंस आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। इतना समय मेरे पास भी नहीं है कि मैं दिन भर हर जो है 1000 क्वेश्चंस में से आपके लिए क्वेश्चन सेलेक्ट करूँ। बट हाँ, जो मुझे दिख गए टेस्ट सीरीज़ में ऊपर वो मैं आपके सामने ले आया हूँ। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन आया था कल, विक्टर मेयर टेस्ट किसमें लाल कलर देता है। और देखो टेस्ट सीरीज़ में क्या क्वेश्चन पूछा था, विक्टर मेयर टेस्ट कलर गिव प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अल्कोहल रेस्पेक्टिवली, है ना। तो प्राइमरी सेकेंडरी के लिए क्या कलर देता है, तो मैंने आपको ऑलरेडी ये पढ़ाया हुआ था कि भाई रेड ब्लू और कलरलेस का सही ऑप्शन बी होता। ठीक है ना। तो देखिए, ये क्वेश्चन मैंने टेस्ट सीरीज़ में दिया था और सेम इस तरह का क्वेश्चन मिला। मतलब टेस्ट सीरीज़ में थोड़े से क्वेश्चन मैंने अच्छे लेवल पर रखे थे और मान के चलिए उनका बिल्कुल बेसिक यहाँ पे आया था। ठीक है, जैसे सोप what is used reagent used for saponification। तो देखिए, सोप कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय द saponification ऑफ फैट विद, है ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो सेम क्वेश्चन उसी तरह का आपको देखने को मिला है। आगे देखिए, विच मेटल इज प्रेजेंट इन क्लोरोफिल। जनरल साइंस की जो तैयारी कर रहे हैं उनको ऑलरेडी आंसर पता होगा और क्वेश्चन ये आपका मैंने टेस्ट सीरीज में भी प्रोवाइड कराया था। आगे देख लो, न्यूमेरिकल पूछा था, बिल्कुल डिट्टो न्यूमेरिकल आपके क्वेश्चन पेपर में देखने को मिला। देख सकते हैं pH ऑफ 0.1 मोलर बोला है, मैंने बस ग्राम पर लीटर में दे दिया। सॉल्व कर लेंगे, 4/40, ये 0.1 ही आने वाला है ना। तो सेम ही क्वेश्चन रिपीटेड है। आगे देख लो, रिलेटिव स्ट्रेंथ मैंने देखो ब्रोमीन तक को ऐड कर रखा है, आपके आयोडीन तक को ऐड कर रखा है, और जबकि क्वेश्चन केवल ब्रोमीन तक पूछा गया है। आगे देखिए, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ साइज, तो सेम क्वेश्चन, कट कॉपी पेस्ट, है ना। बेयर एजेंट क्या होता है, ये मैं भी आपसे आगे डिस्कस करूंगा। बट अगला क्वेश्चन देखिए, टाइट्रेशन ऑफ ऑक्जेलिक एसिड KMnO4 विच इज यूज्ड एज। तो आंसर दिया सेल्फ इंडिकेटर। जरा यहाँ पढ़िए, सेल्फ इंडिकेटर की तरह टाइट्रेशन में कौन यूज़ होता है। तो देखिए, सेम क्वेश्चन ही पूछा गया। आगे है बेंजोइक एसिड कंसनट्रेटेड HNO3 H2SO4 के साथ क्या देता है। सेम देखो, नाइट्रेशन जब आप करते हैं, नाइट्रेशन एजेंट आपको पता ही HNO3 H2SO4। तो भैया जब इसको आप नाइट्रेशन करेंगे तो उसका प्रोडक्ट क्या मिलना चाहिए, 3 नाइट्रो दे रखा है, इसकी जगह बस मेट्रो यहाँ पे आपको दे रखा है। आगे देखो, हाइड्रोजन बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गेस्ट। तो भैया किसमें स्ट्रॉन्गेस्ट है, मैंने आपको आंसर किया था टेस्ट सीरीज में। देखिए किसमें स्ट्रॉन्गेस्ट है, सेम क्वेश्चन है ना। तो इस तरह का प्रश्न ऑलरेडी पूछा गया है। आगे देखो, विटामिन सी को क्या कहते हैं, जनरल साइंस का क्वेश्चन है, मैंने उन 17 क्लासेस में भी आपको पढ़ाया था। जरा देखो, केमिकल नेम ऑफ विटामिन सी क्या है, एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है, तो आप समझिए जरा इस बात को, मैं हवा में नहीं कह रहा हूँ कि भाई टेस्ट सीरीज़ में से आया है। और आपने देखा होगा कमेंट में भी काफ़ी बच्चे कमेंट कर रहे हैं जो टेस्ट सीरीज़ से जुड़े हुए थे। ठीक है, और बाकी सोचिए, अभी मैं ये भी बताऊंगा कि थ्योरीज़ कैसे हेल्प कर रही हैं। हालांकि मैं हर क्वेश्चन नहीं लेके आया हूँ, इससे बढ़िया मुझे लगा कि भाई मैं इसमें टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, तो इससे बढ़िया ये हो सकता है कि मैं इसका कंप्लीट सॉल्यूशन आपको ला के दे दूँ। और कंप्लीट सॉल्यूशन इसका चाहिए पूरा डीप में, तो आप मुझे बताइएगा, कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, तो मैं इसका कंप्लीट सॉल्यूशन, डिटेल सॉल्यूशन भी ला के दे दूँगा। एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि भाई केमिकली चार्ल्स लॉ इज मैथमेटिकली एक्सप्रेस्ड एज, है ना। और देखो सेम क्वेश्चन मैंने दिया था, द फॉलोइंग ग्राफ, ये ग्राफ V वर्सेस T, है ना, कांस्टेंट ग्राफ है। तो किसके लिए था, चार्ल्स लॉ के लिए था। थोड़ा सा मैंने डिटेल में दिया, सिंपल डायरेक्ट यहाँ पूछ लिया। आगे इसमें कौन DNA में एब्सेंट है, यूरेसिल। मैंने पूछा है पायरिमिडीन प्रेजेंट इन DNA, मैंने एब्सेंट भी पूछा है, प्रेजेंट पूछा है, बट इस टेस्ट सीरीज में मुझे केवल जो है प्रेजेंट वाला दिखाई दिया, तो मैंने प्रेजेंट वाला क्वेश्चन यहाँ पे डाल दिया, है ना। जिसको ऑब्वियस बात है,
प्रेजेंट पता है वो एब्सेंट भी टिक कर सकता है। आगे देखो, अब ये मत कहना कि सर ये हो सकता है तो ये हो सकता है, आप ऐसे बता रहे हो। नहीं बेटा जी, टेस्ट सीरीज़ में मैंने एब्सेंट वाला क्वेश्चन भी दिया है, ठीक है, बट ऑब्वियस है मैंने सारी टेस्ट सीरीज़ इस वक्त नहीं छानी है, जो जो मुझे ऊपर से दिख गया वो आंसर मैं यहाँ पे ले आया। आगे देखो, द मोनोमर ऑफ नेचुरल रबर इज आइसोप्रीन। चलिए जरा क्वेश्चन पढ़ें, एक ही क्वेश्चन से आपके देखिए कितने सारे क्वेश्चन हो रहे हैं। नेचुरल रबर हैज़, अच्छा ये वाला नहीं है, सी ऑप्शन है, डी ऑप्शन है। नेचुरल रबर इज ए 1,4 पॉलीमर ऑफ आइसोप्रीन, थ्योरी में भी पढ़ाया था और डायरेक्ट आपको क्वेश्चन यहाँ देखने को मिल रहा है। इन ब्यूना एस इज रिप्रेजेंट एज स्टायरीन, जरा यहाँ पढ़िए, ब्यूना एस इज ए कोमोलीमर ऑफ ब्यूटाडाइन एंड स्टायरीन, है ना। इससे भी हमारा जो है आंसर मिल रहा है, टेस्ट सीरीज से आप अपने आंसर्स को देख सकते हैं। आगे देखो, द स्ट्रक्चर ऑफ डाइबोरेन, मैंने स्ट्रक्चर पूछा है, इसने केवल पूछा है भैया मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कितना होगा, ठीक है। चलिए आगे देखो, सैंडमेयर रिएक्शन, मैंने हर टेस्ट सीरीज़ में घुमा के सैंडमेयर से क्वेश्चन पूछा है। देखो एक टेस्ट सीरीज़ में मैंने 2 ही टेस्ट सीरीज़ मैंने ओवरऑल देखी हैं, उनमें से मुझे ऊपर क्वेश्चन मिले हैं, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ सैंडमेयर रिएक्शन। और प्लीज़ अभी थोड़ा आगे सब्र करके देखिएगा, जो गलत क्वेश्चन मेरी तरफ से हुए हैं वो भी मैं आपको बताऊँगा, और मैंने भी कैसे सिली मिस्टेक की हैं वो मैं आपको अभी बताऊँगा आगे। मतलब पहला ही क्वेश्चन मैंने आपको यूट्यूब पर गलत बताया है, और उसके लिए वाकई मैं खुद से शर्मिंदा हूँ कि भाई मेरा दिमाग उस वक्त कहाँ चल रहा था। हो सकता है मैं सुबह से बैच लगातार पढ़ा रहा था, तो वही दिमाग में पता नहीं क्या आया होगा कि मैंने वो ऑप्शन मार्क कर दिया, और मैं यूट्यूब पे पढ़ाते हुए भी उस चीज़ को करेक्ट नहीं कर पाया। सोचिए किस तरीके से उस टाइम पे मैं अपने आप को, है ना, माइंड को एक जगह पे नहीं रख पाया। तो खैर ये चीज़ें ज़रूरी होती हैं, और लगातार मुझे लगता है काफ़ी लंबे समय से मैं मेहनत कर रहा था इस बैच पे, तो मुझे अभी तक बिल्कुल रेस्ट नहीं मिला है। लगातार 16-17 घंटे क्लासेस के लिए सारा काम चल रहा था, तो हो सकता है मेरा माइंड कहीं रेस्ट में नहीं है। अब भी देखो मैं कई बार कुछ और बोल रहा हूँ, तो कई बार कुछ और मैं जो है जस्टिफाई कर पा रहा हूँ, तो उसके लिए मुझे क्षमा कीजिएगा। बाकी देखिए जो भी करेक्शन है वो मैं लेके आया हूँ, ठीक है, और जो भी करेक्शन आपको लगेगा आप मुझे वो बता सकते हैं, ठीक है। और थैंक यू उन सभी बच्चों का जिन्होंने मुझे बताया, अदरवाइज़ कल मेरे में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं आंसर को दोबारा से देख लूँ, जो आ गया वो मैंने यूट्यूब पे डाल दिया। और सभी बच्चों का धन्यवाद जिन्होंने मुझे करेक्ट करने को बोला। देखो सेम क्वेश्चन आपसे यहाँ पूछा है मैंने, है ना, ऊपर भी पूछा है, एक और अगली टेस्ट सीरीज़ में पूछा है कि बेंजीन क्लोराइड हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट विद क्यूप्रस क्लोराइड देन क्लोरोबेंजीन इज फॉर्म्ड। इसको हम कौन सी रिएक्शन कहते हैं? सैंडमेयर रिएक्शन कहते हैं। जरा यहाँ देखिए, सेम क्वेश्चन आपके एग्जाम में है ना, तो इसको भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। आगे देखिए भाई, मैंने आपको जो एग्जाम में जो पूछा NO2 की SnHCl से रिएक्शन करा रहे हैं, NH2 बन रहा है, तो देखो NO2 SnHCl प्रोडक्ट क्या बनेगा, X की जगह क्या आएगा, NH2 आएगा, है ना। सेम टेस्ट सीरीज़। तो मैं आपको यही कह रहा हूँ, रेशनल तरीके से आप चीज़ों को एनालाइज़ कीजिए, देखिए मैं हवा में ही कुछ नहीं बोल रहा। टेस्ट सीरीज़ बनाने में मैंने आपको बोला था भाई मुझे 15 से 17 घंटे लग जा रहे हैं। क्यों लग जा रहे हैं? ये तो आजकल भैया चैट GPT जैसी टेक्नोलॉजी में मैं उनका यूज़ करता और सीधा 200 क्वेश्चन छाप देता। नहीं, मैंने एक क्वेश्चन को बैठ के सोचा है कि एग्जाम में आएगा कि नहीं, सिलेबस के अकॉर्डिंग है कि नहीं, तो उस बेसिस पे मैंने आपको बनाया। जैसे लाइम वाटर टेस्ट है ना, देखो कन्फर्मेशन ये मेरे को जो दिखा है, हालांकि लाइम वाटर टेस्ट मैंने डायरेक्ट भी पूछा है ना, किस सॉल्यूशन के लिए होता है, तो कैल्शियम कार्बोनेट, है ना। चलिए आगे, निन हाइड्रिन टेस्ट, तो देखो प्रोटीन हैविंग अल्फा अमाइनो एसिड, तो देखो प्रोटीन के लिए है। और आप कहोगे सर इसमें अल्फा वाला तो आपने दिया नहीं है, तो बेटा जी मैं कह रहा हूँ कि भैया ये जो टेस्ट हैं जो इंपॉर्टेंट है, ये तो मैंने 2-3 टेस्ट में लगातार रिपीट करे हैं, और अल्फा अमाइनो एसिड वाला भी मैंने ऑप्शन दिया था, बट फिलहाल जो मुझे क्वेश्चन दिखा वो मैंने आपके सामने रख दिया। अब देखो द अमाउंट ऑफ फेरस सल्फेट है ना, M/20, मैंने मोलरिटी पूछी है, एग्जाम में बस नॉर्मेलिटी पूछ ली, इतना सा अंतर है। जिनको मोलरिटी और नॉर्मेलिटी का फंडा पता है, सिंपल सा फॉर्मूला है, तो उन्होंने ये आंसर कर लिया होगा। आगे क्वेश्चन था कि भाई नाइट्रोजन का बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा, तो इसी तरह का क्वेश्चन मैंने पूछा था। देखो और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, 20-22 क्वेश्चन मैं आपके सामने लेकर आया हूँ, है ना। तो कंसिस्ट ऑफ, तो मैंने आपको बताया था इसमें कि भैया इसमें एक सिग्मा बॉन्ड, 2 पाई बॉन्ड होगा, और बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ठीक है। ये जनरल तरीका है निकालने का, बाकी बॉन्ड ऑर्डर आपको बताइए, बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग करके भी आप निकाल सकते हैं। आगे अब देखिए जरा हमारी थ्योरी पोर्शन आपके लिए कैसे हेल्पफुल रही। कुछ क्वेश्चंस मैं उसके भी लेके आया हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल आपसे 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं कि तो ल्यूकास टेस्ट इमीडिएटली सॉल्युबल हो जाता है ना, एंड गिव्स इनसॉल्युबल क्लोराइड, है ना। तो इमीडिएटली किसके साथ देता है, तो देखिए जरा टर्शियरी अल्कोहल है, इमीडिएटली टर्बिडिटी, है ना, डायरेक्ट क्वेश्चन। फिर उसके बाद ल्यूकास रिएजेंट क्या है, एनहाइड्रस ZnCl2 कंसंट्रेटेड HCl, तो देखो जरा ये आपको यहाँ पे पढ़ाया हुआ है ना, एनहाइड्रस ZnCl2 एंड कंसंट्रेटेड HCl, ठीक है। आगे देखो बेयर एजेंट क्या है, एल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ KMnO4, ये देखो KMnO4 1% Na2CO3, वीडियो जब आप देखेंगे उसमें पढ़ाया भी है कि 1% सॉल्यूशन ऑफ एल्कलाइन KMnO4 को हम बेयर एजेंट कहते हैं। डायरेक्ट प्रश्न उससे देखने को मिला है। आगे देख लो भैया, पेपर कौन सा क्रोमेटोग्राफी में यूज़ होता है, जिसको हम कहते हैं वटमैन फिल्टर पेपर। जरा देखिए थ्योरी में आपको पढ़ाया था, मार्क भी करा है स्पेशली कि प्लीज़ याद कीजिएगा, वटमैन फिल्टर पेपर नंबर 1 है, आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब काफ़ी बच्चों को देखो ये लगेगा कि सर एकदम से ही ऐसे क्वेश्चंस लेके आ गए, है ना। और काफ़ी बच्चे भैया जिस तरह के एक आध बच्चे वो कमेंट में फंसे पड़े हैं, क्यों फंस रहे हैं उनको भी मैं आपको उसका कमेंट दिखाऊंगा भैया, क्यों
क्या रीज़न है मुझे नहीं समझ में आया, हो सकता है मुझसे ही कुछ गलती हुई होगी, है ना, और कहाँ हुई है मुझे नहीं पता, ठीक। पर हाँ, ऑनलाइन पढ़ाना बड़ा भयावह है, कहीं ना कहीं मेहनत करने के बाद भी ऐसा डीमोटिवेशन मिलता है तो भैया बड़ा ही दुख होता है ना। मैं उस मैसेज को कितनी बार देख चुका हूँ कि भाई क्या मतलब मैंने ऐसा क्या कर दिया भाई, ठीक है, कि मैं ऑनलाइन आया और मतलब इस तरीके से दिक्कतें होना शुरू हो गई, है ना। चलिए मैं उसको भी अब बात करूँगा। फिलहाल देखो ग्लिसरॉल क्या है, ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल है, देखो ये सेम है ना, 3 OH मैंने वहाँ देखो, ये मैंने अपनी तरफ से अभी नहीं मार्क करा है, आप जरा देखना वीडियो पे जाके, मैंने ऐसे 3 OH पे डैश दिखाया है, मतलब ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल है, ये भी बताने की कोशिश करी है, ठीक है। इसके बाद ग्लास क्या है, चलो देखो यहाँ मैंने बताया था ग्लास है ना सुपर कूल लिक्विड है, इसके बारे में भी चर्चा करी थी और ये केवल NCERT की लाइन है जो आपके सामने छापी हुई है। आगे देखो केमिकल यूज्ड इन द कॉर्क पढ़ाया हुआ है, देखो कॉर्क में क्या चाहिए होता है, ग्लिसरीन सॉल्यूशन चाहिए होता है ना, पढ़ाया हुआ क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा। चलिए अब मुझसे क्या मिस्टेक्स हुई हैं जिसका आप वेट कर रहे थे, आप नहीं मतलब जो बच्चे थोड़े से मैं कहूँगा अच्छे स्मार्ट हैं, अच्छे स्मार्ट का मतलब आप समझ रहे हैं किस सेंस में कहना चाह रहा हूँ, उनके लिए मैं बताना चाह रहा हूँ। जैसे पहला ही क्वेश्चन है, ये तो मैं मानूंगा खुद ही मैं इसके लिए शर्मिंदा हूँ कि किस तरह की मिस्टेक्स मैंने करी हैं, जबकि सेम क्वेश्चन मैंने आपको टेस्ट सीरीज़ में दिया है कि लिसाग्ने टेस्ट नाइट्रोजन के लिए ब्लू कलर देता है और वहाँ फेरी फेरोसाइनिड मैंने वहाँ मार्क भी किया है, सही ऑप्शन आपको बताया भी है, उसके बाद भी पता नहीं क्या दिमाग में आया कि जो मैंने पहला ही क्वेश्चन टेस्ट सीरीज़ का गलत कर दिया, है ना। तो उसका सही आंसर ए होगा, प्लीज़ को करेक्ट कर लीजिएगा। मेरे दिमाग में क्या चल रहा था उस वक्त मुझे भी नहीं समझ में आई बात, पर अच्छा है उन सभी बच्चों का थैंक यू जिन्होंने मुझे टेलीग्राम ग्रुप पे भी आके बताया कि सर इसका जो सही आंसर ये है। फिर मुझे लगा हाउ सिली आई एम कि भैया पहले ही क्वेश्चन पे कहाँ मेरा दिमाग काम कर रहा था। आगे देखो सेम ये क्वेश्चन है एक्रोलिन, पता नहीं क्या दिमाग में आया, जबकि मैंने इस क्वेश्चन को करने से पहले इसका स्ट्रक्चर भी बनाया था, पता नहीं ए क्यों टिक कर दिया, और जबकि मैं आपको बता भी रहा हूँ यूट्यूब पे, वहाँ भी मैंने इस चीज़ को करेक्ट नहीं करा, आई एम सॉरी फॉर दैट। इसका आंसर बी होगा, जरा देख लो ये क्वेश्चन एक्रोलिन टेस्ट किसके लिए देता है, और जब मैंने आपको एक्रोलिन टेस्ट पढ़ाया था तो देखो वहाँ पे स्ट्रक्चर भी बताया था, पता नहीं कहाँ कई बार दिमाग काम करता है, मुझे नहीं समझ में आई बात। ये देखो ये क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन को मैंने आपसे डिस्कस भी किया था कि भैया ये जो CH3 CH2 एक मिनट दीजिएगा, CH3 CH2 ये है CH2 ये है OH है ना। अब इसकी रिएक्शन HBr से करेंगे, मैंने आपको इतना वहाँ बोला भी वीडियो में, मुझे जहाँ तक याद है कि ये भैया इसको प्रोटॉन का ऑब्स्ट्रक्ट करेगा, Br यहाँ से निकल जाएगा, इतना मैंने बताया कि भाई वाटर मॉलिक्यूल भी निकल जाएगा, बट ऑब्वियस बात है मैकेनिज्म हल्की सी ट्राई नहीं करके देखी तो भैया वहीं मेरा आंसर जो है गलत हो गया। और थैंक यू फॉर ऑल स्टूडेंट्स जिन्होंने मेरे को यहाँ पे करेक्ट करा, मुझे बताया कि सर आपने यहाँ पे गलत बताया हुआ है ना। गलत क्यों बताया हुआ है, क्योंकि जब यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल लॉस हो जाएगा तो यहाँ कार्बोकटायन बनेगा और ये कार्बोकटायन प्राइमरी बनेगा, और आपको पता है यहाँ अगर हाइड्रेट को शिफ्ट कर दूंगा 1-2 जिसको हम विटमोर शिफ्ट भी कहते हैं, हाइड्रेट शिफ्ट भी कहते हैं, तो आपको पता है ये होता इसलिए है ताकि आपका जो कार्बोकटायन है ये अधिक स्टेबल हो जाए, है ना। ये CH है और ये CH3 अधिक स्टेबल हो जाए, ये कार्बोकटायन सर सेकेंडरी बन जाएगा, और सेकेंडरी कार्बोकटायन आर द मोस्ट स्टेबल कार्बोकटायन, तो ऑब्वियस बात है जो Br- निकला है वो कार्बन नंबर 2 पे आके जुड़ जाएगा, तो उसका सही आंसर ब्रोमोप्रोपेन होगा। बट भैया थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया, जल्दीबाजी के चक्कर में क्वेश्चन गलत कर दिया। सेम जल्दीबाजी देखो, मतलब बच्चा तो बाद में स्टूडेंट गलत करेगा, टीचर देखो भैया जो पढ़ा रहा है वही गलती कर रहा है ना, आई एम सॉरी फॉर दैट। हेनरी लॉ पूछा है इसमें भैया कंसंट्रेशन ऑफ द गैस कैन नॉट बी, अब कैन नॉट नहीं पढ़ के सीधा आंसर लगा दिया, बट जरा सोचिए K = CP ये सही आंसर है, सही आंसर C इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P, उससे ही ये निकल के आया है, ठीक है, और प्रोपोर्शनल हटेगा तो K आएगा, ये भी ऑप्शन सही है, तो ऑब्वियस बात है D ही सही ऑप्शन नहीं है, मतलब इसका सही आंसर D हो जाएगा, और बल्कि कैन नॉट नहीं पढ़ा, ये सिली मिस्टेक मैंने कर दी, तो ऑब्वियस बात है उसके अकॉर्डिंग आंसर गलत हो गया। अब जरा इस क्वेश्चन को देखिए, बेंजीन मॉलिक्यूल जल्दीबाजी में जो मैंने आंसर दिया है ना, इसके लिए भी वाकई में शर्मिंदा हूँ कि बेंजीन मॉलिक्यूल में कितने सिग्मा बॉन्ड होंगे, हाइड्रोजन को बिल्कुल ध्यान में नहीं दिया, और कितनी बार मैं ही पढ़ाता हूँ भैया बेंजीन में हाइड्रोजन है, पता नहीं कहाँ दिमाग था। खैर 6 यहाँ पे आप जानते हैं कार्बन कार्बन के बॉन्ड हो गए, 6 हाइड्रोजन हाइड्रोजन के हो गए, तो यहाँ पे 12 बॉन्ड होंगे, 6 नहीं होंगे, प्लीज़ करेक्ट कर लीजिएगा, जो मुझसे गलती हुई मैं आपको बताते हुए चल रहा हूँ। इस क्वेश्चन को मुझे लगता है बताते हुए भी मैंने भांग पी रखी थी, एल्डो पेंटोस बता रखा, ना जाने 1000 बार मैंने स्ट्रक्चर बना के समझाया हुआ है कि इट इज एल्डो हेक्सोस, है ना भैया। ग्लूकोज एक आपका एल्डिहाइडिक ग्रुप होता है जिसमें 6 कार्बन होते हैं, और फ्रक्टोस एक कीटोनिक ग्रुप होता है जिसमें 6 कार्बन होते हैं, पता नहीं क्या दिमाग में आया एल्डो पेंटोस लगा दिया। खैर देखो अगर मैं टेस्ट में देता तो ऐसे ही मैं सिली मिस्टेक कर रहा होता, है ना, तो भैया इसलिए मैं अच्छा हुआ टेस्ट के लायक ही नहीं था ठीक है। चलिए खैर, अब ये है कुछ हमारे प्यारे सब्सक्राइबर्स, इनका कहना है बेकार चैनल है, बर्बाद करके ही मानेगा। देखिए बर्बाद करूँगा या नहीं करूँगा उसके लिए मैं अपना रेशनल जस्टिफिकेशन दे चुका हूँ, और आपको लगता है कि वही वाकई मैं बर्बाद कर रहा हूँ तो मुझे बता दीजिएगा। मैं क्या कहते हैं, ये जो आपका मैंने जिसके लिए ऑब्वियस बात है आपको कहते हैं ना वचन दिया है कि भैया मैं इसका सिलेबस कंप्लीट कराऊंगा, टेस्ट सीरीज़ कंप्लीट कराऊंगा, क्योंकि काफ़ी बच्चे एनरोल हो चुके हैं जो कि फॉरेंसिक साइंस है, उसके बाद मैं जो है ठीक है भैया हाथ जोड़ लेता हूँ यूट्यूब से, ऐसे लोग भी मिल रहे हैं, बट
काफ़ी पॉजिटिव कमेंट भी आते हैं, आई एम सॉरी फॉर दैट। मैं पॉजिटिव कमेंट नहीं दिखाता, ऐसे ही नेगेटिव लोगों को दिखा रहा हूँ। इसलिए दिखा रहा हूँ कि भैया क्या दिक्कत है, मुझे नहीं समझ में आती बात, है ना। बर्बाद हो जाएगा भाई इसके चक्कर में पड़ रहा है तो ठीक है भाई, आपकी लैंग्वेज बड़ी अच्छी लगी मुझे, है ना, कि भाषण देता रहता है, बस कुछ भी बोल देता है, सुलग जाती है इसकी। अरे मैं बोल के मेरी सुलग रही है भाई, आपकी तो बिना बोले सुलग रही है, क्यों मतलब कमेंट करने आ रहे हो। मैं कुछ बता रहा हूँ, जस्टिफाई कर रहा हूँ, डाटा ट्रांसफ़र कर रहा हूँ बच्चों के लिए, तब मेरी सुलग रही है, क्योंकि कोई नेगेटिव कमेंट कर रहा है। आपकी क्यों सुलग रही है, मुझे ये समझा दीजिए, व्हाट इज़ द रीज़न, है ना। बिना बात की सुलग रही है तो आप पहले अपने आप को देखिए, फिर मुझे बताइए। खैर, बर्बाद करके ही मानेगा, समझ जाओ, ठीक है भैया, ये आपका जो है देवदूत बन के आया है कि समझ जाओ, नहीं तो ये पक्का बेशरम है। मतलब थैंक यू फॉर दैट, इतनी तारीफ़ करी आपने, और वाकई में बेशरम हूँ। इसलिए जो फॉरेंसिक साइंस है इसका बैच तो मैं कंप्लीट कराऊंगा। उसके बाद अगर इस तरीके से ही माहौल बना रहा, नेगेटिव वाले ज़्यादा रहे और जो पॉजिटिव लोग भैया नहीं आगे आ सकते सपोर्ट में, तो बस ठीक है, कोई बात नहीं। आप अपना काम जो है अपने तरीके से कीजिए। बहुत जने यूट्यूब पे पढ़ा रहे हैं आजकल, तो भाई बाहर है यूट्यूब पे, है ना, इतना नॉलेज मिल रहा है, इतना नॉलेज मिल रहा है, बाहर ही है, ठीक है। बाकी ठीक है, कोई बात नहीं, 26 मई के बाद जो है मैं भी दिखना बंद हो जाऊंगा। बट हाँ, यूकेपीएससी लेवल स्टैंड फॉरेंसिक साइंस, अगर जो लोग सपोर्ट करेंगे उनके लिए मैं आगे एलटी के लिए भी बहुत सारी चीज़ें लेके आ रहा हूँ, समझिएगा, सुनिएगा। यूकेपीएससी लेवल स्टैंड फॉरेंसिक साइंस टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करनी है, मात्र 99 रुपये में है। बट भैया टेस्ट सीरीज़ में, अगर हमारी टेस्ट सीरीज़ में 140 क्वेश्चंस अगर लग गए हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हर टेस्ट सीरीज़ में लगेंगे। पहली बात साफ साफ समझ लो, सबसे पहले अपना थ्योरी पोर्शन भैया स्ट्रॉन्ग कर लो, जब भी टेस्ट सीरीज़ भी काम आने वाली है। टेस्ट सीरीज़ गिव्स यू फाइनल रिवीजन, ये मान के चलिए। टेस्ट सीरीज़ का मतलब ये नहीं है कि मैंने लिख दिया, मैं प्रभु का वो दूत हूँ जो आपके लिए भलाई लेके आया है कि भैया इसी टेस्ट सीरीज़ में से आएगा। क्लियर बोलता हूँ, शायद एक भी क्वेश्चन ना आए, हो सकता है, बट समझिए, मैं बस इसलिए कहता हूँ कि मैं रेशनल तरीके से सोच रहा हूँ, क्योंकि मैं आपके सिलेबस को देखता हूँ, PYQs को देखता हूँ, और क्या ट्रेंड चल रहा है उसको देखता हूँ, उसके बेसिस पे मैं आपकी टेस्ट सीरीज तैयार करता हूँ। इसलिए 15-16 घंटे लगते हैं, नहीं तो चैट GPT में 200 क्वेश्चन बनाने के लिए मुश्किल से 10 मिनट लगने वाले हैं, ये बात समझिएगा, ठीक है। तो इसलिए मैं थोड़ा सा कहता हूँ रेशनल हूँ, रेशनल तरीके से सोच रहा हूँ, ठीक है। बाकी जिनको भी टेस्ट सीरीज़ लगानी है, इस लालच में कि भैया यहाँ फंस गए, यहाँ तो इन्होंने बोल दिया 140 क्वेश्चंस आ गए, तो भैया टेस्ट सीरीज़ ले लेते हैं प्लीज़। यूट्यूब पे है ना, पूरा प्लेलिस्ट बना रखा है जिसमें फॉरेंसिक साइंस के लिए मैंने वीडियोस डाली हुई हैं। उसमें सबसे पहली वीडियो देख लेना, जिसमें मैंने आपको सबसे पहले तो आपका सिलेबस बताया है। सबसे पहले खुद भी थोड़ी सी रिसर्च करो, सिलेबस को देखो, सिलेबस क्या है, फिर देखो कि सिलेबस के अकॉर्डिंग मैंने पढ़ाया है कि नहीं, ठीक है। सिलेबस कंप्लीट होते होते साथ में टेस्ट सीरीज़ अगर लगानी है तो भैया 99 रुपये में मात्र टेस्ट सीरीज़ है, जिसमें 10 टेस्ट है। काफ़ी लोगों ने स्किप कर दिया होगा, बट समझिए इस बात को, आंख बंद करके ही टेस्ट सीरीज़ मत लो, साफ बोलता हूँ। पहले अपने सिलेबस को पढ़िए। आपको लगता है मैंने अच्छा यूट्यूब पे ठीक ठाक पढ़ाया है, अपनी नॉलेज से तो मैं देखो बेस्ट ही पढ़ाने की कोशिश करता हूँ। आपको लगता है आपके अकॉर्डिंग ठीक ठाक पढ़ाया है, तो भैया टेस्ट सीरीज़ आप ले सकते हैं। 10 टेस्ट सीरीज़ हैं, बिल्कुल एग्जाम पैटर्न पे ही रहेंगी। 25 मार्क्स GS और 75 मार्क्स आपका केमिस्ट्री, और लगभग आप 1000 क्वेश्चन, जिसमें 250 क्वेश्चन GS के और लगभग 750 क्वेश्चन केमिस्ट्री के प्रैक्टिस करके जाएंगे, जो कि एंड टाइम पे रिवीजन के लिए बहुत बेस्ट रहेगी। बट T&C टर्म्स एंड कंडीशन, कृपया अपने सिलेबस को देख लें, थ्योरी पोर्शन कंप्लीट करें, टेस्ट सीरीज़ के ही भरोसे ना रहें मात्र, नहीं तो फिर आप में से कोई ऐसा ही आके कहेगा कि भैया बर्बाद कर दिया, है ना। जिसको बर्बाद कर दिया भैया उनके लिए माफ़ी चाहता हूँ, आप आबाद रहिए, क्योंकि जब तक ये बंदा सक्सेस नहीं होगा, ये ऐसे ही जो है ना अपनी नाकामयाबी का श्रेय दूसरों को देता रहेगा, ये पक्का है। तो भगवान इसको भी सक्सेस करे, आगे बढ़ने में उसको हेल्प करे। अब जिन बच्चों को यहाँ पे लेफ़्ट करना वो लेफ़्ट कर सकते हैं। बाकी जो LT ग्रेड से जुड़ना चाहते हैं, पहले तो इसको भैया LT ग्रेड वाले सभी बच्चों को शेयर करते हैं। आपके ही कितने साथी होंगे जो केमिस्ट्री की तैयारी कर रहे होंगे, ठीक है। तो चलिए, सबसे पहले फॉर्म वगैरह निकल चुका है, मैं इसकी बात नहीं करूँगा, यूट्यूब पे बहुत वीडियोज़ इसकी पड़ी हैं, ठीक है। मैं केवल आपसे बात करूँगा आपके सिलेबस की, एग्ज़ाम पैटर्न की, और एग्ज़ाम डे क्या है ना। एग्ज़ाम डे हालांकि यहाँ जुलाई 2024 दिया है, पर मैंने जो एग्ज़ाम देखा है ना वो जून 30 को है। जून 30 को एग्ज़ाम है, मतलब भैया बहुत ही पास है, 2 महीने, है ना, 2 मंथ्स, ओनली 2 मंथ, 60 डेज़ रह गए भैया, सबसे पहली बात। और सिलेबस ऐसा भर के दिया है, मतलब क्या ही बताऊँ भैया, महान है आप UKSSC कि बहुत हैवी सिलेबस दिया है। अच्छा है, मैं मानता हूँ बहुत अच्छा सिलेबस आपने दिया, और सच में इसके लिए मैं आपको प्रणाम करता हूँ कि आपने जो है भर भर के मास्टर्स लेवल तक का सिलेबस दिया है। बट दिक्कत कहाँ आती है, जो मुझे पर्सनली लगती है, आपने रखा है MCQs, परीक्षा होगी 100 मार्क्स की होगी, ठीक है। क्रिटिसिज्म भी मैं थोड़ा सा करूँगा, पॉजिटिव तरीके से करूँगा, ये भी समझिएगा, केवल ऐसे नहीं कह दूँगा जैसे मुझे आके कमेंट में कोई कुछ भी कह जाता है। अच्छा है, बट पॉजिटिव क्रिटिसिज्म थोड़ा सा समझिएगा। 100 अंक्स का आपने रखा है, बिल्कुल ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, 2 घंटे का होगा, ठीक है।
और जिसमें पद शैक्षिक अहिता के अनुरूप निम्नवत 2 भाग होंगे। कैसे होंगे? भाग 1 जिसमें आपकी शैक्षिक है ना अभिवृत्ति के क्वेश्चन होंगे, जिसमें ऑब्वियस बात है टीचिंग एप्टीट्यूड आपका होना चाहिए, है ना भाई, आप टीचर बनने जा रहे हैं तो 50 नंबर का वहाँ पूछेगा, बहुत अच्छी बात है। बट जरा टेस्ट भाग 2 को देख रहा हूँ, जिस विषय के सहायक अध्यापक पद के लिए आवेदन किया जा रहा है उस विषय की दक्षता प्रमाण हेतु 50 अंक, मतलब प्लीज़ मुझे बताएं कि 50 अंक में आप कैसे एक जो आप टीचर सेलेक्ट करने जा रहे हो कैसे सेलेक्ट करेंगे। हालांकि ठीक है, मुझसे ज़्यादा समझदार लोग वहाँ बैठे होंगे, कोई इसमें दो राह नहीं है, बट जरा सिलेबस को भी देखना है ना। अब आते हैं जरा सिलेबस का भी रुख करते हैं। ये है आपका सिलेबस। सबसे पहले आप देखिए टीचिंग एप्टीट्यूड, ये मुझे नहीं आता है, इसके लिए मैं देखिए जो बच्चे बैच ज्वाइन करना चाहते हैं उनके लिए मैं आपको कहूँगा कि भैया ये टॉपिक मैं नहीं पढ़ना चाहता, पढ़ के मैं नहीं पढ़ाना चाहता, जो एक्सपर्ट है मैं उसको लिए आपको रखूँगा, क्योंकि भैया वंस इन लाइफ टाइम वाली अपॉर्चुनिटी है। कितने सालों में यूके SSC ऐसे पद निकालता है, तो भैया मैं इसमें रिस्क तो नहीं लेने जाऊँगा उन बच्चों से, ना ही उनकी एम के साथ खिलवाड़ करना चाहूँगा। इस टाइम पे तो बिल्कुल नहीं, 60 डेज़ है, तो भैया मैं अच्छा टीचर रखना चाहूँगा जो आपको ये टॉपिक अच्छे से पढ़ा सके, समझा सके, और अच्छी टेस्ट सीरीज़ वो भी आपको बना के दे सके, है ना। तो इसमें ज़रा समझिएगा एकेडमिक एप्टीट्यूड जो कॉमन है सभी सब्जेक्ट के लिए, तो भैया जिसको केवल एकेडमिक एप्टीट्यूड या कॉमन एप्टीट्यूड या जनरल टीचिंग एप्टीट्यूड अगर आपको पढ़ना है वो बच्चे भी एनरोल कर सकते हैं। उनके लिए भी मैं बताऊंगा अभी कितनी फ़ीस है, ठीक है। तो ये पूरा सिलेबस है, इसका PDF भी मैं आपको प्रोवाइड जो है टेलीग्राम में करवा दूँगा, ठीक है। टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और जो बच्चे बैच में ज्वाइन होना चाहते हैं उनको मैं व्हाट्सएप नंबर भी प्रोवाइड करा देता हूँ, क्योंकि काफ़ी बच्चों का ये क्वेरी है कि सर टेलीग्राम पे मत आइए, व्हाट्सएप वगैरह पे बता दीजिए। तो ठीक है, मैं एक व्हाट्सएप नंबर जो है इस चीज़ के लिए रखता हूँ, ठीक है। तो सिलेबस फॉर द पोस्ट ऑफ देख सकते हैं, केमिस्ट्री का सिलेबस आते हैं। मेन मैं इस पर कह रहा था कि भैया 50 नंबर में आप 62 टॉपिक पूछने जा रहे हैं, 62 टॉपिक्स, हाउ इट इज रेशनल, मुझे नहीं समझ में आई बात। खैर वो लोग ज़्यादा समझदार हैं, मैं इस बात में कोई दो राह नहीं रखूँगा, उनको मुझसे ज़्यादा समझ है, अनुभव मुझसे अधिक है ना, उनको ज़्यादा पता है कि किस तरीके से सेलेक्ट करना है। बट मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि भाई सिलेबस देखो जरा, एटॉमिक स्ट्रक्चर, मुझे सिलेबस से कोई दिक्कत नहीं है, सिलेबस अपनी तरफ में बेस्ट है। ऑब्वियस बात है, जितने अच्छे टीचर्स यहाँ पे आएंगे, पढ़े लिखे टीचर आएंगे, उतना ही बच्चों का अच्छा भविष्य होगा, उतना ही हमारा उत्तराखंड उज्ज्वल होगा, और उतना ही ऑब्वियस बात है देश में एजुकेशनल क्रांति आएगी, है ना। पर जरा समझिए एटॉमिक स्ट्रक्चर, ठीक है, बहुत अच्छा टॉपिक है, पीरियोडिसिटी, केमिकल बॉन्डिंग, है ना। ये कहाँ से मिलेगा सर? NCERT पढ़िए, NCERT पहले अपना बेस्ट कीजिए, एक क्वेश्चन रट डालिए NCERT का। नोबल गैस, मेटलर्जिकल प्रोसेस, भैया ट्रांजिशन एलिमेंट, रेडॉक्स, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, केमिस्ट्री ऑफ लेंथनाइट, एक्टाइट, एसिड बेस, नॉन एक्वस सॉल्यूशन। अच्छा 4 यूनिट में उन्होंने सिलेबस दिया है, 4 यूनिट है, ध्यान रखना, यूनिट 1 ही चल रहा है। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा, ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री, है ना। ये ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री NCERT में नहीं मिलेगा, इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा NCERT में नहीं मिलेगा, ये सब आपका जो है मास्टर्स वाला सिलेबस है। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, ट्रांजिशन मेटल, मास्टर्स वाला आपका सिलेबस है, ठीक है। बाकी ये नॉन एक्वस तक सारा आपको NCERT में मिल जाएगा। चले आते हैं यूनिट 2 पे, स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग NCERT, स्टीरियोकेमिस्ट्री भैया ये आते हैं BSc में और MSc में। एल्केन्स, साइक्लो एल्केन्स आपको NCERT में मिल जाएगा, साइक्लो एल्केन्स आपको BSc में पढ़ने को मिलता है। चलिए इसके बाद है एल्कीन, साइक्लो एल्कीन मिल जाएगा, साइक्लो एल्कीन, एल्काइन, डाइंस, ये आपको मिलता है BSc में, MSc में, सॉरी, ठीक है। इसके अलावा एरीन्स, एरोमेटिसिटी का इंट्रोडक्शन NCERT में मिलेगा, बाकी तो भैया सारा मास्टर्स या ग्रेजुएशन में आपको मिलेगा। एल्काइल, एराइल, हेलाइट्स NCERT में मिल जाएगा, अल्कोहल NCERT में मिल जाएगा। इसके अलावा फिनोल्स NCERT में मिल जाएगा। और बाकी भैया जब बैच चलेगा तो उसमें ऑब्वियस बात है जितना आपका सिलेबस है, एक एक पॉइंट बताऊंगा कि भैया देखो सिलेबस में ये पॉइंट हमने कंप्लीट कर लिया, 60 डेज ही हैं, है ना। तो ईथर इपॉक्साइड, एल्डिहाइड कीटोन NCERT, है ना। कार्बोक्सिलिक डेरिवेटिव NCERT, इनोलेट BSc में मिलेगा, कार्बोहाइड्रेट NCERT, ठीक है। नाइट्रोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड NCERT, अमाइनो एसिड सेम NCERT, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड BSc MSc मिलेगा, ठीक है। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड BSc MSc, स्पेक्ट्रोस्कोपी BSc MSc सेम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम BSc MSc, IR मैंने यूट्यूब पे भी पढ़ा है, बट वो बहुत क्रंच करके पढ़ा है ना, क्योंकि केवल 75 मार्क्स के लिए वो हमें पढ़ना है। बाकी इसमें अच्छा दिया है, डीप में दिया है। NMR, है ना, कंपाउंड्स के बारे में बताया भी कि इन कंपाउंड को स्पेसिफिकली पढ़ना है, जैसे इथेनॉल, एस्टाइल एल्डिहाइड, है ना, इन कंपाउंड को देख सकते हैं। यूनिट 3 आते हैं गैसेस स्टेट NCERT मिल जाएगा, लिक्विड स्टेट NCERT, ठीक है। ब्रैक क्वेश्चन वगैरह NCERT में नहीं मिलेंगी, ये सब आपने ग्रेजुएशन मास्टर्स में पढ़ी होंगी। कोलाइडल सॉल्यूशन NCERT, केमिकल इक्विलिब्रियम सेम NCERT मिल जाएगा, आयनिक इक्विलिब्रियम NCERT मिल जाएगा, बट बहुत सारे टॉपिक यहाँ पे NCERT में नहीं है। फेज इक्विलिब्रियम BSc MSc में पढ़ा है, केमिकल काइनेटिक्स, ठीक है। और इसके अलावा थर्मोडायनेमिक्स का पार्ट 2 ये NCERT में बहुत कम दिया है, मतलब BSc MSc वाला पढ़ना पड़ेगा। थर्मोडायनेमिक्स पार्ट 3 जिसमें ऑब्वियस बात है थर्ड लॉ वगैरह कहानी कही है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री 1-2 NCERT से बहुत एक्सट्रीम पूछा है। सरफेस केमिस्ट्री NCERT,
एलिमेंट्री क्वांटम मैकेनिक्स जो कि आप मास्टर्स या फिर ग्रेजुएशन थर्ड ईयर में पढ़ते हैं, फोटोकेमिस्ट्री थर्ड ईयर एमएससी, सॉल्यूशन कोलिगेटिव प्रॉपर्टी एनसीईआरटी में मिल जाएगा। आगे आते हैं यूनिट 4 ग्रीन केमिस्ट्री, नहीं मिलेगा एनसीईआरटी में, हालांकि लास्ट थोड़ा बहुत टॉपिक आपको मिल जाएगा, एवरीडे केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ वाला टॉपिक, फैट ऑयल एंड डिटर्जेंट कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत एनसीईआरटी में मिलेगा, सिंथेटिक पॉलीमर एनसीईआरटी का टॉपिक, डाइज थोड़ा बहुत एनसीईआरटी में मिलेगा, बाकी आपको सब डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है ना, बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री देख लीजिएगा, ये भी एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा, बीएससी एमएससी वाला टॉपिक है। क्रोमेटोग्राफी थोड़ा बहुत हमने पढ़ा था, बट वो हमने जनरल इस एग्जाम के लिए पढ़ा था, ऑब्वियस बात है इसमें अच्छी खासी क्रोमेटोग्राफी दी है। फार्मास्यूटिकल कंपाउंड्स दैट मीन्स केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, वहाँ से टॉपिक दिया है। इसके अलावा करंट जनरल नॉलेज ऑफ साइंटिफिक एडवांसमेंट, देख रहे हो भैया 4 यूनिट में 62 टॉपिक के लिए 50 नंबर। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि ये थोड़ा सा मुझे जस्टिफाइड नहीं लगा कि 50 मार्क्स में 62 टॉपिक आप पूछ रहे हैं, जिसमें आप मास्टर्स लेवल तक का पूछ रहे हैं। तो ये थोड़ा सा मुझे लगा कि भैया क्यों, है ना, कम से कम 100 नंबर का यहाँ पूछना चाहिए था। अब ये कहोगे सर 100 नंबर में और टेंशन बढ़ा रहे हो, बेटा टेंशन नहीं बढ़ रही, आप समझिए सिलेबस पढ़ने के लिए बहुत कुछ है, 60 डेज में बहुत कुछ पढ़ना है और आना 50 नंबर का है। क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है ये आप नहीं कह सकते हैं, है ना, पढ़ना सब कुछ ही है, तो ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो ये था नेट सिलेबस, पीडीएफ आपको मैं टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा दूंगा, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और जो व्हाट्सएप से माध्यम से अपने जो है कोर्स को परचेज़ करना चाहते हैं, व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज डाल सकते हैं, ठीक है। और देखो कुछ बातें मैं आपको बता देता हूँ जो मैंने यहाँ पे लिखी हुई है। देखो सिंपल सी बात है, कंप्लीट बैच जो है मात्र 999 रुपये में। काफ़ी बच्चे कहेंगे कि सर आप तो कह रहे थे बहुत मिनिमल प्राइस पे लाओगे, बेटा जी बहुत मिनिमल प्राइस पे ही बैच है। आप जरा समझिए 60 डेज़ में बहुत सारे मास्टर्स लेवल तक के हमें टॉपिक कवर करने हैं, तो सोचिए एक एक दिन में 2-2 3-3 घंटे की क्लास लेना मेरी मजबूरी बनेगी, क्योंकि समय कम है, समझिए इस बात को, ठीक है। तो टाइम मेरा एफर्ट ज़्यादा लगेगा। फिर टेस्ट सीरीज़, भैया रेशनल टेस्ट सीरीज़ नहीं बनाई तो क्या बनाया, प्लस भैया जो टीचिंग एप्टीट्यूड है 50 नंबर का, उसके लिए मुझे टीचर भी रखना पड़ेगा, ये भी समझिए, है ना, जो आपको अच्छे तरीके से पढ़ा सके, समझा सके, और ऑलरेडी वो इस तरह के एग्जाम में बैठ चुके हो या उसको क्वालिफाई कर चुके हैं, इस तरह का मुझे टीचर देखना पड़ेगा जिनकी समझ अच्छी हो, है ना। खैर कंप्लीट बैच विद टेस्ट 999 रुपये में, बट जो हमारे प्यारे सब्सक्राइबर हैं उनके लिए 100 रुपीज़ का यहाँ डिस्काउंट है, 899 में बैच उनको जो है मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ। इसके अलावा जो ऑलरेडी हमारे किसी भी टेस्ट सीरीज़ में कोर्स में एनरोल हैं उनके लिए और 100 रुपीज़ का डिस्काउंट, मतलब 799 में उनके लिए बैच है। और जो बच्चे केवल टेस्ट सीरीज़ चाहते हैं, 10 टेस्ट सीरीज़ विद सॉल्यूशन 299 रुपीज़ में उनको प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। और जो किसी भी कोर्स में एनरोल है टेस्ट सीरीज़ में उनके लिए भी डिस्काउंट 249 में। और इसके अलावा काफ़ी बच्चे ऐसे होंगे जो डिफरेंट सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे होंगे, उनका टीचिंग एप्टीट्यूड थोड़ा सा दिक्कत कर रहा होगा, तो उनके लिए जो बैच है टीचिंग एप्टीट्यूड वाला वो मात्र है 249 रुपीज़ में, ठीक है। इसमें जो है सभी को 249 में टीचिंग एप्टीट्यूड का बैच मिल जाएगा। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज डाल सकते हैं, केवल मैसेज डालिएगा प्लीज़, कॉल नहीं करिएगा, क्योंकि ऑब्वियस बात है मेरा बहुत काम पेंडिंग है ना, मैं उसको नहीं छोड़ के इस वक्त, क्योंकि ऑब्वियस है बहुत सारे ग्रुप्स बने हुए हैं, मुझे सब में कुछ ना कुछ रिप्लाई करना होता है। और आप कॉल करेंगे तो प्लीज़ मैं इसी वक्त कहूँगा कि भैया कॉल का थोड़ा सा समय कम है, ठीक है, उठाने वाला मैं खुद ही हूँ, कोई मेरे पास अभी स्टाफ नहीं है, तो प्लीज़ मैसेज डाल दीजिएगा, मेरे पास जब भी समय होगा मैं आपका रिप्लाई ज़रूर करूँगा, ठीक है। 6395237026 ये नंबर है, एक बार मैं और चेक कर लेता हूँ, 1 मिनट मुझे दे दीजिएगा, ठीक है। मैं इस नंबर को जो है ना डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आई थिंक मुझे नंबर में कुछ गड़बड़ लग रही है, मैंने किसी और का नंबर तो नहीं दिया, खैर नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा, ठीक है। मैं एक बार नंबर वेरीफाई कर लेता हूँ क्या है। और भैया देखो एक चीज़ है, टर्म्स एंड कंडीशन, जब मिनिमम 30 बच्चे होंगे मैं जब ही बैच शुरू कर पाऊँगा, तो प्लीज़ इसलिए शेयर ज़रूर करें, है ना, 30 बच्चे एनरोल हों। और इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि भैया टाइम एफर्ट बहुत लगता है, अगर बैच मिनिमम प्राइस पे चाहिए तो स्टूडेंट्स भी थोड़े से ज़्यादा होने चाहिए। रीज़न मैं बता रहा हूँ क्यों, क्योंकि ऑब्वियस बात है मुझे टीचर रखना पड़ेगा, और ऑब्वियस बात है भैया फ्री में कोई काम नहीं करेगा। आप भी बेशक बहुत अच्छी सोच रखते हैं कि सर हम जो है नौकरी लगने के बाद फ्री पढ़ाएंगे, वो इसलिए पढ़ाएंगे क्योंकि आपके पास एक बेस तैयार है, समझिए इसलिए कि कोई मेरे पास फ्री में पढ़ाने नहीं आएगा, उसको भी कुछ ना कुछ अपने लिए ऑब्वियस बात है ना, एक टोकन मनी ऑब्वियस बात उसको भी चाहिए होगा, क्योंकि बहुत बड़ा अमाउंट मैं यहाँ पे नहीं ले रहा हूँ, ठीक है। तो बाकी देखो जिनको पसंद आता है वो प्लीज़ लाइक करें और अभी के अभी शेयर कर दें, और जिनको नहीं आता है भैया वो जैसा क्रिटिसिज्म कर रहे हैं करिए, ठीक है। और मुझे लगेगा कि यूट्यूब जो है नहीं पढ़ाना चाहिए तो भैया यूट्यूब पे मैं बंद ही कर दूंगा, कोई समस्या नहीं है मुझे कि ऐसा सच मुझे यूट्यूब पे पढ़ाना ही है, जब भी मेरी जीवन शैली चलेगी, है ना, ऐसा मेरे लिए बहुत बड़ी मजबूरी नहीं है। बट समझिएगा कि भैया मैं चाहता था, मैं इस उम्मीद से आया था कि भैया हमारे उत्तराखंड में बहुत दूर दराज गाँव से भी बच्चे हैं जिनके पास रिसोर्सेज की बहुत कमी है, ठीक है। और यूट्यूब में अभी मैंने देखा है कि भैया जिस तरह से चैनल्स वगैरह हैं वो जनरली यही काम करते हैं कि ये वैकेंसी आ रही है, वो वैकेंसी आ रही है, और पढ़ाने वाला काम वहाँ पे थोड़ा सा कम है, नॉलेज डाटा वाला काम वहाँ पे थोड़ा सा कम है। मैं ये नहीं कह रहा सारे चैनल ऐसे हैं, बट ऑब्वियस आपने देखा है, खुद मुझसे ज़्यादा इस चीज़ को एनालाइज़ करा है, क्योंकि मैं वीडियोज़ देखता हूँ कि भैया इस चीज़ के लिए क्या वीडियो अवेलेबल है, तो मुझे वो नहीं दिखाई देती है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि
भैया एक पॉजिटिव पहल, जितना मैंने अब तक सीखा है अपनी लाइफ में, अपने एक्सपीरियंसेस से, जितनी बुक्स ऑब्वियस बातें पढ़ी होंगी, है ना, तो वो सब का जो क्रक्ष है वो ये कहता है कि भैया ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मदद करनी चाहिए यूट्यूब के माध्यम से। बट ऐसे लोग भी मिल रहे हैं तो भैया उनको भी हाथ जोड़ के नमस्कार है, करते रहिए आप क्रिटिसिज्म। बाकी जो बच्चे एक पॉजिटिव कमेंट कर देते हैं ना, उससे भी मन खुश हो जाता है कि ठीक है यार, नेगेटिव वाले तो बहुत हैं, बहुत क्या है, एक ही है बट हाँ, हमारे पॉजिटिव वाले बहुत ज़्यादा हैं, जिनकी वजह से मुझे साहस मिलता है कि मैं यूट्यूब पर आके अपनी बात कह सकूँ। और सभी का धन्यवाद, बाय बाय एंड टेक केयर।